नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, पोजिशनल हो और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। अमित सचेजा हैं, मोतीलाल ओसवाल से जतिन त्रिवेदी हैं, एलकेपी सिक्योरिटीज से और तरुण सत्संगी है और इगोई मंडी से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि कहां सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। गोल्ड की बात करें, हल्की तेजी है, 56,000 के बेहद करीब भाव है। रिकॉर्ड से 250 रुपए की दूरी अब एमसीएक्स गोल्ड में है। चांदी की बात करें तो आज यहां पर 250 रुपए तक की गिरावट दिख रही है। 68,400 रुपए के नीचे एमसीएक्स पर चांदी आ चुकी है। कच्चा तेल दबाव के साथ कारोबार हो रहा है, आधे % नीचे, $84 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव है। 6,350 के आसपास एमसीएक्स पर क्रूड ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस अब कल की तेजी के बाद, कल हमने देखा था 5% से ज्यादा की रिकवरी दिखी थी, लेकिन वो सारी तेजी गायब आज दिख रही है। 3% से ज्यादा की गिरावट, 300 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर भाव आ चुका है। कॉपर में कमजोर कारोबार है, लेकिन बाकी बेस मेटल्स में आज खरीदारी दिख रही है। एग्री मार्केट में मेन्था सबसे पहले, जहां पर हल्की तेजी दिख रही है। 1,050 के आसपास मेन्था वायदा ट्रेड कर रहा है। हल्दी दायरे में कारोबार है, 7,830 के आसपास। जीरा 1.25% की तेजी, जीरा का मार्च वायदा 36,500 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। धनिया का अप्रैल वायदा अगला कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जनवरी डिलीवरी मोड में जा चुका है, तो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है 8,350 के आसपास। करीब 2% की गिरावट यहां पर धनिया के वायदा में दिख रही है। कैस्टर में दायरे में कारोबार हो रहा है 7,100 रुपए के आसपास। चलिए, कुछ एक्शन थे, लेकिन अब बात करते हैं वायदा बाजार में सोने और चांदी पर। सबसे पहले जतिन, क्या लग रहा है गोल्ड में किस तरह चार्ट पे किस तरह का ट्रेंड आपको दिख रहा है, और जो करंट लेवल है यहां पर क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को आप? 56,000 के बेहद करीब है भाव। गुड मॉर्निंग विश्व जी। देखिए, गुड जिस मॉर्निंग तरह से सर। मार्केट है, रिएक्शन जो है वो मिक्स्ड रिएक्शन है। कहीं ना कहीं इन लाइन नंबर्स हैं सीपीआई डेटा के जो अनुमान थे। मुझे लग रहा है वो जो 6.5 का जो परसेंटेज का जो इन्फ्लेशन नंबर है, वो पहले ही गोल्ड ने जो है वो बचा के रखा था। और अभी जो प्राइसिंग जो आगे का जो प्रेडिक्शन रहेगा उसके ऊपर रहेगा, फेडरल रिजर्व की मीटिंग की अपडेट्स पर रहेगा, फेडरल रिजर्व की पॉलिसी पर रहेगा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है रेंज कारोबार रहना चाहिए। हायर साइड में 56,200, 56,400 ऑन द हायर साइड, और 55,500, 55,400 ऑन द लोअर साइड। ये जो रेंज है ये निकल कर आ रही है फिलहाल, जब तक कोई नई अपडेट नहीं आ जाती है गोल्ड के लिए, जो नया ट्रिगर्स उसके लिए बनता हुआ दिखने मिले। हाल फिलहाल डे ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी जो है, मुझे लग रहा है थोड़ा सेलिंग साइड का ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि हम 56,000 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज नहीं कर पा रहे हैं और वहां पर मुनाफा वसूली आ जाती है। आइदर रुपी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, या तो फिर कॉमेक्स गोल्ड जो है वो रेजिस्टेंस ले लेता है हायर साइड से। तो कोई भी जो रीजंस हैं उसकी वजह से ये हमें गोल्ड के ऊपर जो है 56,000 एक बैरियर मेंटेन करते हुए देखने मिल रहा है। लेकिन ब्रॉड ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह से फंडामेंटली और इकोनॉमिकली जो स्ट्रक्चर है अभी, उसके हिसाब से गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म पोजिशंस जो है बनी हुई है। सो मेरे जो मानना है कि सिर्फ ये ट्रेडिंग पर्पज से ये मेरा सेल कॉल रहेगा, ना कि ब्रॉड व्यू मेरा चेंज होने वाला है। फिलहाल जो ट्रेडिंग पर्पज से जो फेवरेबल लग रहा है वो है शॉर्ट सेल करके चले गोल्ड को, 56,100 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, और जो लोअर साइड में जो सपोर्ट्स है वहां पर अपनी पोजीशन जो है वो भी स्क्वायर अप करनी है, उसके पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉड ट्रेंड पॉजिटिव है। 55,700 के आसपास के टारगेट्स के लिए सेलिंग साइड की रणनीति अपना सकते हैं गोल्ड के अंदर, ये मेरा मानना है। पर ये व्यू है। चलिए, अब एक अहम खबर है जिसको लेकर सेबी का नोटिफिकेशन आ चुका है कि सेबी ने अब से मंजूरी मिल चुकी है कि सिंगल कमोडिटी के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। हालांकि ये पहले 2020 से पहले तक हमने देखा था कि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट बेस मेटल्स में भी थे, क्रूड में भी थे, लेकिन अब सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में ही है। क्या अब बेस मेटल्स का भी मिनी वायदा वापस से लॉन्च हो सकता है? क्या ये रास्ता खुल गया? हमारे साथ बात करने के लिए चित्तरंजन रेगे साहब हैं, हेड हैं बेस मेटल्स के एमसीएक्स से। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है, बेस मेटल्स में जल्द अब मिनी कॉन्ट्रैक्ट फिर से लॉन्च हो सकते हैं क्या? धन्यवाद विष्णु मोहन। आपने बराबर बताया कि 2019 दिसंबर तक हमारे पास मेटल्स के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट थे, डिलीवरी में तब्दील होने के बावजूद। फिर उसके बाद हमें फेज आउट करके सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाना पड़ा है। पर अब ये जो डेवलपमेंट है काफी अच्छा है। बाजार के जो अलग अलग प्रकार के पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी सहूलियत के लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट टिपिकली
जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट या छोटे कॉन्ट्रैक्ट जो डिलीवरी लॉट और ट्रेडिंग लॉट के सेम रहते में हम लॉन्च कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। काफी समय से हमें अपेक्षा थी कि इस बारे में प्रोग्रेस होगा। फिर ये सर्कुलर ने उसको हरी झंडी दे दी है, तो डेफिनेटली उस दिशा में काम होगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम दिसंबर 2019 पर्टिकुलर अगर महीने में ध्यान दें, तो एल्यूमिनियम, लेड और जिंक उस समय दो दो कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि वो तो मिनिमम तौर पे हम उस दिशा में जा सकते हैं। तो सारे जितने भी सर बेस मेटल्स में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो, एल्युमिनियम, लेड, निकेल, जिंक, कॉपर, सबके मिनी कॉन्ट्रैक्ट की संभावना है? और क्या, अब दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, क्या माइक्रो की भी संभावनाएं बन रही है जिस तर्ज पे गोल्ड और सिल्वर? क्योंकि अगर लार्जर पार्टिसिपेशन करना है, छोटे से छोटे ट्रेडर को भी अगर आपको कैटर करना है जो रिस्क उतना लेना नहीं चाहते हैं, क्या उनके लिए माइक्रो की भी संभावनाएं बनी हुई है? क्योंकि रास्ता तो ओपन है, जब मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स है तो माइक्रो लाने में क्या दिक्कत है? आपका टेक सर। विश्वनाथ जी, ये जो चूंकि हमने डिलीवरी बेस तब्दील होने के बाद एल्यूमिनियम, लेड और जिंक में समानांतर तौर पे बड़ा, मतलब एक जो 5 टन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था और एक जो 1 टन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसकी धारा हमने देखी हुई है, जांची हुई है, परखी हुई है। तो मुझे लगता है कि उसमें डिलीवरी लॉट और ट्रेडिंग लॉट का सेम रख करके उसमें आगे बढ़ने में तो कोई मुझे दिक्कत नजर नहीं आती है। आपने जो पहला सवाल पूछा था कि कॉपर और निकल का भी आपने उसमें रेफरेंस दिया था, तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़े और सेबी में डिस्कशंस और इसकी जो चर्चा चल रही है उसके बाद हम कुछ नतीजे पे पहुंच पाएंगे। बट पहले मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट में एक मिनी 3 कॉन्ट्रैक्ट में मिनी वर्जन डेफिनेटली आएगा। आपका अगला सवाल माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट का, तो मुझे लगता है कि इस समय है ना, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम, लेड और जिंक में मुझे लगता है 2 कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करके, सबसे पहले तो क्या है कि इसको लॉन्च करते हैं, उसके बाद बाजार से हमें फीडबैक मिलेगा, उसके हिसाब से उसके बाद हम तय कर सकते हैं। पर मुझे इस वक्त नहीं लगता है कि किसी तीसरे कॉन्ट्रैक्ट का जो इस 2 कॉम्बिनेशन के अलावा भी कुछ मदद कर सके मार्केट को की जरूरत रहेगी। फिलहाल ये 3 चीजों पे काम होने के बाद डेफिनेटली जो है एल्यूमिनियम, कॉपर और निकल में जहां पे डिलीवरी बेस में तब्दील होने के बाद और जो कॉन्ट्रैक्ट साइज, जो लॉट साइजेस हैं, वो काफी मल्टीपल, काफी बड़े हो गए थे। उस बारे में जो विचार विमर्श और जो डिस्कशन सेबी के साथ जो हमारे चल रहे हैं, उसके बारे में मैं उम्मीद रखता हूँ कि उसमें प्रोग्रेस होगा। तो अगली पायदान आप अगर पूछें, तो मुझे लगता है कि कॉपर और निकल में किस तरीके से हम प्रावधान कर सकते हैं कि और भी मतलब जो छोटे पार्टिसिपेंट्स हैं या छोटे ट्रेड में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, उनको किस तरीके से सम्मिलित किया जा सके, उस बारे में कुछ हम कर सकें। ओके। और आपको एक और अहम अपडेट दे दे कि सेबी की जो कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी है, उसकी बैठक आज भी जारी है और भी कमोडिटी से जुड़े हुए और भी कई मुद्दों पर चर्चाएं हो रही है। कुछ और भी नए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। सर, अब आखिरी मेरा सवाल, हालांकि ये कुछ अलग होगा, जिस तरह से मिनी को बंद किया गया था, उसके पहले जिस समय मिनी चल रहा था उस समय के वॉल्यूम किस तरह के थे, और मिनी बंद होने के बाद क्या वॉल्यूम में काफी गिरावट आई थी? तो विश्वनाथ जी, दो इसमें इश्यूज हैं। पहली बात तो यह है कि वॉल्यूम जब हमने सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील किया था, तब हमारी अपेक्षा ये थी कि जिस भी प्रकार का ट्रेडर या किसी भी प्रकार के पार्टिसिपेंट बाजार में थे, वो सब एक जो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बगैर किसी दिक्कत के वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इस तरीके की हमारी अपेक्षा थी। और वो अब जब हम वापस दूसरा प्रावधान करके कॉन्ट्रैक्ट को लाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो पहले जिनको जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट में या मिनी कॉन्ट्रैक्ट में कामकाज किया करते थे, तो उनको वो सुविधा वापस मिलने पे मुझे लगता है हम उनको वापस जोड़ पाएंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये जो क्लाइंट जो अदरवाइज छोटे कॉन्ट्रैक्ट के बंद होने की वजह से बाजार से जो बाहर हो गए थे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वापस हम उनका ध्यान कॉन्ट्रैक्ट की तरफ खींच पाएंगे। पुराने जो चले गए थे मिनी नहीं होने की वजह से, क्योंकि
लार्जर पार्टिसिपेशन की कमी दिख रही थी, वो कमी अब दूर हो सकती है बेस मेटल्स में भी। हालांकि आप बेस मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं क्रूड मिनी को लेकर कई सारे सवाल, एक दर्शक है जो रेगुलर मुझसे यही पूछते हैं हमारे 4:30 में जो कमोडिटी निवेश है उसमें, कि क्या क्रूड का मिनी कॉन्ट्रैक्ट सर आएगा क्या आप उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? नोटिफिकेशन कल शाम को आया है विश्वमोहन, फ्रैंकली इसमें अभी कुछ कहना पाना मुश्किल है, लेकिन जो इंटरनली एक्सचेंज में जो डिस्कशन होते हैं उसमें तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करके और फिर हम सेबी की तरफ हमारे प्रपोजल्स जो हैं वो पेश कर पाएंगे। की जा सकती है कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट कम से कम बेस मेटल्स और क्रूड में तो जरूर देखने को मिलेगा। शुक्रिया रेगे साहब, आपने वक्त दिया हमें और बताया कि क्या स्थिति है। अभी तो डिसीजन आया है कल, अब देखते हैं आगे किस तरह से नए कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है। लेकिन इतना तो तय है कि जो पुराने लोग जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, मिनी में ट्रेड करते हैं, वो डेफिनेटली वापस आएंगे और कुछ नए एडिशन भी होंगे, नए ट्रेडर्स भी जुड़ेंगे, नए हेजर्स भी यहाँ पर मार्केट में आएंगे। शुक्रिया सर। चलिए अब वायदा बाजार की हम बात कर रहे थे। गोल्ड और सिल्वर पर अमित जी आपसे बात नहीं हो पाई थी, गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपका आउटलुक क्या है? जी नमस्कार रुचिमोहन जी। नमस्कार जी देखिए, कल डेफिनेटली सीपीआई के डेटा आए थे और हमने मंथ ऑन मंथ जो एक -0.1 का फिगर देखा, उससे मार्केट जो है इमीडिएटली एक थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहली बार पिछले 2 सालों में मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन हेडलाइन नंबर में सीपीआई में देखने मिला है। इसके चलते हमने एक नीजक रिएक्शन गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही आते हुए देखा है। गोल्ड $1900 के आसपास अप्रैल के बाद पहली बार जाता हुआ दिखा है। हालांकि चांदी में उतनी उत्सुकता नहीं है इन स्तरों पे। 70,000 के करीब काफी समय से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पर और गोल्ड सिल्वर रेशियो को भी मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा व्यू बन रहा है जहां पर सिल्वर में सेल ऑन रैलीज का एक बायस बन रहा है, वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस, यानी हफ्ते 2 हफ्ते की बात करें, जबकि गोल्ड अब भी बाय ऑन डिप की रणनीति बेहतर मुनाफा दे सकती है। तो एक कॉन्ट्रा कॉल मैं दोनों में देना चाहूंगा कि गोल्ड में मैं डिप पे एक्चुअली बाइंग देना चाहूंगा 55,750 से 800 के बीच, क्योंकि ऐसा लगता है कि 56,100 के जो स्तर हैं वो दोबारा देखने मिलेंगे ओवरऑल 1 से 2 दिन के व्यू से। लेकिन चांदी एट द सेम टाइम, क्योंकि बेस मेटल्स में भी थोड़ी बहुत नरमी दिखाई दे रही है, चांदी ऊपरी स्तरों पे प्रेशर में रहेगी। तो जब गोल्ड के टारगेट्स आ जाते हैं उसके बाद चांदी दोबारा बिकवाली कर सकते हैं 69,000 के करीब, और डाउनसाइड में ऐसा लगता है कि जो रिसेंट लो थे वो 67,800 के आसपास हमें देखने मिलेंगे। तो दोनों में एक कॉन्ट्रेरियन कॉल में लेना चाहूंगा गोल्ड और सिल्वर। ओके, बुलियन मार्केट पर आपका ब्रॉडर आउटलुक क्या है तरुण जी? हाय, गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग। आई थिंक जो तेजी है वो कंटिन्यू करेगा। डॉलर इंडेक्स जो कि वन साइडेड करेक्शन मोड में है, आई थिंक फर्दर वीकन हो सकता है। और जिस तरह से इन्फ्लेशन के नंबर आए तो ये क्लियर है कि फेब मीटिंग के अंदर यूएस फेडरल बैंक 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक करेगा, जो कि ग्रेजुअल होगा और जो कि अल्टीमेटली एक की रीजन बना है डॉलर इंडेक्स में करेक्शन का एंड गोल्ड सिल्वर में तेजी का। हमारा ऐसा मानना है मोमेंटम अभी ऑन है, आने वाले टाइम में 1950 1980 पर ऑन्स आ सकता है डॉलर टर्म्स में गोल्ड के प्राइस। डोमेस्टिक मार्केट में यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा रुपी अप्रिसिएशन, जो कि हो सकता है कि 80 के नीचे भी आ जाए। अगर वो आता है तो उतना ट्रांसलेट हमको अपसाइड में मूव आते हुए नहीं दिखेगा, बट स्टिल जो अंडरटोन है वो पॉजिटिव रहेगा एंड प्रॉब्ली गोल्ड 57,000 तक देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। और गोल्ड से जुड़े हुए एक अहम डेटा भी आपको बता दें कि दिसंबर में गोल्ड का इंपोर्ट 79% कम हुआ है। दिसंबर में सिर्फ 20 टन सोने का इंपोर्ट हुआ है 2022 दिसंबर में, जबकि 2021 के दिसंबर महीने में 95 टन सोने का इंपोर्ट हुआ था। 2 दशक में सबसे कम गोल्ड इंपोर्ट के ये नंबर हैं। दिसंबर 2022 में अगर वैल्यू टर्म में आप देखें तो 118 करोड़ डॉलर का यहाँ पर गोल्ड का इंपोर्ट हुआ है, जो दिसंबर 2021 के मुकाबले काफ़ी कम है। और पूरे साल की अगर बात करें तो 2022 में 706 टन सोने का इंपोर्ट हुआ है, जबकि 2021 में 1068 टन सोने का इंपोर्ट हुआ था। चलिए अहम आंकड़े आपके लिए। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में आज दबाव दिख रहा है। कल हमने देखा था 1 से 1.5% तक की तेजी दिखी थी। तरुण जी, क्या लग रहा है क्रूड में यहाँ से क्या हो सकता है? किस तरह की चाल दिख रही है आपको क्रूड की?
आई थिंक थोड़ी पुलबैक रैली आते हुए देखेंगे। जिस तरह से चाइनीज इकोनॉमी फिर से रीओपन हो रही है, तो मार्केट में ऑप्टिमिज्म है कि वहां पर डिमांड फर्दर इंप्रूव होते हुए देखेंगे, जिसके चलते हमने इस हफ्ते क्रूड के अंदर ऑलरेडी गेन्स आते हुए देखे हैं। आई थिंक शॉर्ट टर्म में प्रॉब्ली हमको ऐसा लगता है 6800 और 6700 के आसपास प्राइस आ सकते हैं। तो इट्स लाइक शॉर्ट टर्म पुलबैक जो कि कंटिन्यू और स्पिल ओवर होगा नेक्स्ट वीक भी। आपकी तरफ से क्या सलाह है अमित जी, क्रूड में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज के दिन में इंट्राडे के लिए? जी देखिए, मेरा मानना है कि बाय वन डिप का जो एक माहौल है वो रहेगा। ये जो पुल बैक है ये हो सकता है 6450 से 6460 तक एक्सटेंड हो जाए। डिप बाइंग में एडवाइस करूंगा 6310 के करीब। हमने इस हफ्ते और एपीआई और एआई दोनों में ही डेटा में काफी भारी बिल्डअप देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने उसे साइड ट्रैक किया है या इग्नोर किया है। तो एक अंडरलाइंग रेजिलियंस हमें दिखाई दे रहा है प्राइसेस में, जो हो सकता है प्राइस को ऑलमोस्ट 2 से 2.5% और ऊपर लेके जाए। अब जतिन, आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल पर? आज ऑप्शंस में कुछ रणनीति है क्या क्रूड में? विश्व जी देखिए, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखने जाऊंगा तो थोड़ा वीकनेस जो है वो आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमने मार्केट को अच्छी खासी बढ़त और गेन्स के साथ देखा है, तो आज जो फ्राइडे के दिन थोड़ा बहुत वीकनेस जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। सिर्फ डे ट्रेडर्स के लिए एडवाइस रहेगा ये कि सेल करके चल सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही मेरी कॉल है, 60-75 के पास सेलिंग की रणनीति अपनाए, 60-10 के टारगेट्स के लिए, और 64-30 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सिर्फ इंट्राडे पर्पस से व्यू है ये। वीक ऑन वीक बेसिस पर देखने जाएंगे तो मंडे ज्यादा बेहतर होगा उसका वीकली रिव्यू लेने के लिए, क्योंकि हर हफ्ते हम देख रहे हैं कि आइदर बाइंग साइड या आइदर सेलिंग साइड की जो ट्रेंड है वो आ रही है क्रूड के अंदर। और ये जो वॉलेटाइल रेंज है बिटवीन 6800 और 6000, ये जो 700-800 पॉइंट की जो रेंज है इसके अंदर ट्रेड कर रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। सो मैं वीक ऑन वीक बेसिस पे व्यू जो है वो नेक्स्ट वीक मंडे के हिसाब से लेना चाहूंगा। अभी मैं वीकली व्यू नहीं दूंगा अभी, क्योंकि मार्केट जो है वो रिएक्शन जो है मंडे के दिन दिखा देता है कि किस तरफ की चाल जो है वो पकड़ सकता है। तो आज से इंट्राडे पर्पस से ये वीकनेस जो है मुझे दिख रही है, तो यहाँ पर सेलिंग करके चल सकते हैं। ओके, अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। 4% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है, 4.5% नीचे, 300 का लेवल टूटने को तैयार है। जतिन, आप क्या लग रहा है नेचुरल गैस में यहाँ से? ठीक है, जिसको रिस्क नहीं लेना है उनके लिए तो सबसे क्लियर एडवाइस है कि अवॉइड करें इस काउंटर को, क्योंकि अन्य काउंटर्स जो है वो अच्छी खासी जो है वो ट्रेंड वहां पर देखने मिल जाती है, तो वहां पर कॉन्सेंट्रेट करें। लेकिन जो सिर्फ और स्पेसिफिक नेशनल गैस में ट्रेड करते हैं उनके लिए एडवाइस है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाए। जब तक ये काउंटर 330 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक वीकनेस का व्यू पॉइंट बना हुआ है मेरा नेशनल गैस के अंदर। लेकिन सिर्फ हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए ये व्यू पॉइंट है सेल ऑन राइज का। 610 605 के बीच में सेल करके चल सकते हैं, 630 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे में 280 से 285 ये जो टारगेट है वो मेंटेन करके चलें, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस और लेवल्स फॉलो करें, क्योंकि बहुत ही हाईली वॉलेटाइल काउंटर रहेगा आगे चल के। अमित जी, आपकी कॉल क्या है नेचुरल गैस में आज? जी देखिए, मेरे हिसाब से नेचुरल गैस में काफी हद तक जो एक मंदी का रुख था वो डिस्काउंट हुआ है। हमने कुछ एक थोड़ा बहुत रेजिलियंस आते हुए देखा है पिछले एक हफ्ते में। हालांकि वॉलेटिलिटी काफी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बार्गेन हंटिंग हमें निचले स्तरों पे दिखाई दी है। ऐसा लगता है कि इमीडिएट वेरी शॉर्ट टर्म में हो सकता है हमें 4 से 5 रुपए और गिरावट देखने मिले। लेकिन मैं जो रिसेंट लोज हैं उसके नीचे के स्टॉप लॉस लेके एक्चुअली बाइंग के लिए सलाह देना चाहूंगा 295 के करीब। ऐसा लगता है कि कल जो बाइंग आई थी उसका एक फॉलोअप बाइंग हमें देखने मिलेगी, और 315 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चला जा सकता है। ओके, अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या है जतिन जी? जिस तरह से पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिला विश्व जी, पिछले हफ्ते भर के अंदर एक नॉन स्टॉप रैली देखने मिली कॉपर के अंदर। मुझे लग रहा है पूरा एग्जॉशन लेना चाहिए उसको, और यहाँ से थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखने मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। फर्दर वीक में जब जाएंगे हम तो वहां पर थोड़ा सा फ्रेश व्यू लेना चाहिए, क्योंकि अभी बढ़त जो है ऑलरेडी है, और थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन लग रही है मुझे कॉपर के अंदर स्पेशली। तो यहाँ पर सेलिंग की रणनीति अपना है कॉपर के अंदर, ये मेरा मानना है। लेकिन थोड़ा सा लेवल्स ब्रेक करते हैं उसके बाद सेलिंग की रणनीति अपनाएं। 764 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, उसके बाद सेलिंग करें। कल के दिन भी हमने ये देखा था कि 764 के आसपास से ही बाउंस किया था उसने। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 764 के नीचे प्राइसेस जैसे स्लिप होते हैं तो वहां से एक शार्प सेल ऑफ जो है टुवर्ड्स 750 755 तक आ सकते हैं। ये सिर्फ एक करेक्टिव मूव रहेगा,
क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव बन चुका है चाइनीज इकोनॉमी ओपनिंग के बाद। तो ये थोड़ा सा करेक्शन जो है वो मुझे दिख रहा है। तो जिसकी लॉन्ग पोजीशन है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 764 का। यहाँ पे उनको फायदा है कि अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो वापस से री एंट्री करने मिल जाएगा। जिसको शॉर्ट करना है, फ्रेश व्यू लेना है, वो 764 के नीचे शॉर्ट करें। ये मेरी सलाह रहेगी कॉपर में। अमित जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि कॉपर में बेचकर जाना चाहिए? जी, शॉर्ट टर्म करेक्शन के हिसाब से मुझे भी लग रहा है कि कॉपर में दबाव बरकरार रहेगा। 770 के करीब एक्चुअली मैं सेल की सलाह देना चाहूंगा। 774 के स्टॉप के साथ 762 का टारगेट होगा। एट द सेम टाइम ये भी जरूर कहूंगा कि जो एक मीडियम टर्म व्यू है कॉपर में, वो तेजी का बना हुआ है जब तक 750 से 45 के ऊपर है, और ओवरऑल 785 टू 790 तक की रैली स्ट्रेच हो सकती है। तो ये जो सलाह है ये प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए है। मीडियम टर्म यानी 2 से 3 हफ्ते के लिए इसमें तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है। तरुण जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? आप पोजिशनल कॉल देते हैं, बेस मेटल्स में आज क्या पसंद कर रहे हैं आप? आई थिंक अभी भी मेरा फेवरेट कॉपर रहेगा, जिसने 670 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था और वन साइडेड हमने 100 पॉइंट्स का रैली आते हुए देखा है। अभी भी जब तक 730 के ऊपर कॉपर के प्राइस है, मीडियम टर्म जो रैली का ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा और वो सपोर्टेड है फंडामेंटल फैक्टर्स के द्वारा, लाइक डॉलर में वीकनेस और रीओपनिंग ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, क्योंकि चाइना इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर एंड कंज्यूमर ऑफ कॉपर। तो अल्टीमेटली हमें ऐसा लगता है कि दिस ऑनगोइंग रैली जो है वो कंटिन्यू करेगी एंड 780 800 तक कॉपर के प्राइस आ सकते हैं। चलिए, अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में वापस से ग्वारसीड और ग्वारगम में आज तेजी दिख रही है। तरुण जी, क्या व्यू है ग्वारसीड और ग्वारगम को लेकर आपका? मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है ग्वारसीड के अंदर, और जब तक 6000 के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहे हैं, रैली जो 4500 पर से सेट हुई थी वो कंटिन्यू करेगी। हमारा ऐसा मानना है आने वाले टाइम में, बिकॉज एक्सपोर्ट डिमांड काफी देखी जा रही है, 6800 से 7100 ग्वारसीड के प्राइस आ सकते हैं। ग्वारगम की बात करूं तो आई थिंक ग्रेजुअली 14000 के ऊपर जैसे चलेंगे तो 16000 या 17000 तक प्राइस आनी चाहिए। इस काउंटर में तेजी रहने के आसार हैं। ओके, अमित जी, आपकी कॉल क्या है ग्वारसीड और ग्वारगम पर? जी, शमन जी, पिछले हफ्ते आपके चैनल पे ये जो 2 टारगेट्स हैं वो डिस्कस हुए थे, 6400 ग्वारसीड और 14000 ग्वारगम में। तो दोनों ही अभी अचीव हो चुके हैं। मेरा भी यही मानना है कि अगर 14000 के ऊपर भी प्राइसेस सस्टेन हुई तो इमीडिएट तौर पर जो नेक्स्ट बड़ा टारगेट उभर कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं 15200 से 300 का होगा। ग्वारसीड जो है एक्सटेंड करके 6700 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे, 300 रुपए की और तेजी। तो मुझे लगता है कि अब भी गेन्स हैं, लेकिन क्योंकि पहले टारगेट अचीव हुए हैं तो यहाँ पर मुनाफा वसूली मैं रूल आउट नहीं करूंगा। निचले स्तरों पे यानी 6250 के करीब मैं समझता हूँ कि दोबारा फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है ग्वारसीड में, और ग्वारगम में करीबन 13600 के करीब 15200 के लिए फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। तरुण जी, मसालों पर आपका व्यू क्या है? आई थिंक कोरिएंडर की बात करता हूँ और मैं टर्मरिक की बात करता हूँ, तो ये दोनों काउंटर फिर से करेक्शन दिखाते हुए नजर आएंगे और फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा। जीरा एक ऐसा काउंटर है जहां पर इस साल बैक टू बैक अगेन, लास्ट ईयर क्रॉप कम था, इस साल भी क्रॉप कम होने की आशंका है, जिसकी असर में रैली वन साइडेड आते हुए देखी है। ऑलमोस्ट लास्ट 10 डेज के अंदर हमने देखा है कि जीरा के प्राइसेस में 8 से 10% का उछाल देखने को मिला है, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्रॉप कम था। नॉर्मली 90 लैक्स बोरी का क्रॉप होता है, लास्ट ईयर 70 था, और इस बार भी लेगर्ड है गुजरात में सोई, क्योंकि गुजरात वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जीरा का। 50% प्रोड्यूस जो आता है वो गुजरात से आता है। वी नीड टू सी अभी फर्दर डेवलपमेंट कैसे होते हैं। अगर सप्लाई साइड ईज नहीं हुई तो आई थिंक रैली कंटिन्यू करेगी, स्पेशली जहां इंटरनेशनल सप्लाई जो है वो भी काफी टाइट है। तो अल्टीमेटली अगर हमारा इंडिया का प्रोडक्शन कम होता है, लास्ट ईयर के बराबर भी होता है, तो उस केस में जीरा के अंदर फर्दर रैली आते हुए देखेंगे। ओके, शुक्रिया तरुण जी आपका, जतिन जी आपका, अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे